चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद गुजरात बीजेपी के नेता पुनीश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। इस पूरे मामले में लंबी सुनवाई चली और 17 मार्च को सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राहुल गांधी को भी पेश होना पड़ा और आज सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी जाती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आज राहुल गांधी को चूंकि इस पूरे मामले में जमानत में मिल गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी की ओर से या प्रियंका गांधी की ओर से लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने यहाँ तक लिखा है कि मेरे भाई ना डरे थे ना डरेंगे। जालौन पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबड़ी का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी को हुई 2 साल की सजा मामले को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी से डरी हुई है और राहुल गांधी को तोड़ना चाहती है, जिसके लिए बीजेपी तरह तरह के हरकंडे अपना रही है। फिलहाल राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है और कांग्रेसी पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। जी आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबड़ी जालौन के मुख्यालय उरई में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां पर कई दलों के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली थी। इसी दौरान राहुल गांधी को हुई सजा मामले में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी डर गई है और वह राहुल गांधी को तोड़ना चाहती है। प्रदेश में भय का माहौल है और बीजेपी भय दिखाकर कांग्रेस पार्टी को तोड़ना चाहती है। वही सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है। जालौन पहुंचे भारतीय युवा कांग्रेस के राजा भैया ने जेएनयू पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जेएनयू प्राइवेट कॉलेजों को अपनी शरण दे रहा है, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटलों में मरीजों को पहुंचाने का काम करता है। राजा भैया ने कहा कि इसकी शिकायत देकर वो एसएसपी ऑफिस पहुंचे, जिनमें अधिकारियों के नज़रों में उन्होंने डालने का प्रयास कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इस तरीके की नाकाबंदियों को कैसे रोक कर पाती है। हरदोई के मजिला में डबल मर्डर की वारदात के बाद मेडिकल कॉलेज पहुंचे आईजी तरुण गाबा ने चश्मदीद से बातचीत की और जो हमलावर थे उनके बारे में पूछा। हालांकि परिजनों से भी मिले और उनको कार्रवाई का भरोसा दिलाया। वहीं आज परिजन पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लखनऊ हाईवे पर जाम लगा दिया और जिद पर अड़े रहे कि जो आरोपी है उनके घर पर बुलडोजर चले और सभी पर कार्रवाई हो और गिरफ्तारी हो। एसडीएम सदर से लेकर सीओ सिटी वहां पहुंचे और उनको मनाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद उच्च शिक्षा राज्य मंत्री मौके पर पहुंची और कार्रवाई का भरोसा दिलाया और जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कही। उस बात पर परिजन माने और पुनः पोस्टमार्टम के लिए बॉडियों को पहुंचा दिया गया। हरदोई बिजनौर पुलिस को मिली आज बड़ी कामयाबी। जी हां, आपको बताते चलें, बिजनौर के आदित्य राणा 2.5 लाख इनामी, जो यूपी का मोस्ट वांटेड में नाम आता है, उसका भाई वह अपने साथी के साथ कहीं फिराक में था छुपने के, लेकिन उसको क्या पता था कि पुलिस को इस बात की जानकारी मिल जाएगी। पुलिस ने बिलेरो गाड़ी की घेराबंदी कर तो उसने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने दवाई फायरिंग शुरू कर दी। जब दोनों में फायरिंग होनी चालू हो गई तो उसके बाद आदित्य राणा का सगा भाई चंद्रवीर बुट्टू पुलिस के ने हिरासत में ले लिया और आदित्य राणा जंगल की ओर भागने में और उसके साथी सफल रहे। फिलहाल पुलिस आदित्य राणा व उसके साथी की तलाश कर रही है और उसका जो भाई है चंद्रवीर बिट्टू, उसको गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। आपको बताते चलें, जब से बिजनौर में नीरज कुमार जादौन एसपी आए हैं तो क्राइम पे कहीं ना कहीं लगाम लगा हुआ है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, 8 घंटे में आज हत्या का खुलासा करते हुए कहीं ना कहीं नीरज कुमार जादौन की तारीफ का काबिल सवाल है और कहीं ना कहीं नीरज कुमार जादौन का नाम बिजनौर में जोरों से है। हाथरस में पहली बार हाथरस महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, जिला अधिकारी अर्चना वर्मा के प्रयास से हाथरस जनपद में पहली बार हाथरस महोत्सव कार्यक्रम हाथरस में 24 मार्च से 28 मार्च तक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश और देश के कई नामचीन कलाकार आकर यहाँ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। हाथरस महोत्सव का उद्देश्य हाथरस की ख्याति को और अधिक ऊंचाई तक ले जाना है। हाथरस में जो उत्पाद होते हैं वह हाथरस जगत के जितने भी काम हैं उनको ऊपर लेवल तक दिखाएं और सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। इस कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी के द्वारा लगातार सभी तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं और जो जिला प्रशासन है वह पूरा इस कार्यक्रम में लगा हुआ है। कल से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और ये 4 दिन तक कार्यक्रम चलेगा।
बरेली में एक सिपाही के द्वारा नाबालिग छात्रा का सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो वायरल करने का मामला सामने आया है। वही फोटो वायरल करने के बाद छात्रा का आरोप है सिपाही द्वारा लगातार उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। आपको बता दें, थाना प्रेमनगर क्षेत्र में किराए मकान में रह रही छात्रा जो कि बरेली में अपनी पढ़ाई कर रही है। आपको बताते चलें, छात्रा का आरोप है सिपाही द्वारा चुपके से उसका फोटो बना लिया गया, जो कि बनाने के बाद में सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। साथ ही वायरल करने के बाद सिपाही द्वारा लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था। साथ ही बताते चलें, छात्रा ने कई बार सिपाही समझाया, सिपाही जब नहीं माना तो छात्रा ने उच्च अधिकारियों से कंप्लेंट की। वहीं छात्रा का कहना है एसएसपी प्रभाकर चौधरी को कंप्लेंट देने के बाद एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने तत्कालीन कार्रवाई के आदेश किए। वहीं एसपी का कहना है छात्रा की तारीफ पर शहर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत करने के बाद सिपाही को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। आपको बताते चलें, 2021 बैच का सिपाही है जो कि पुलिस लाइन में तैनात है। बरेली में एक सिपाही के द्वारा गड़ौली घाट के बालू खदान में 19 मार्च को नहाने गए एक छात्र की डूब करके दर्दनाक मौत हो गई थी। गुस्साए ग्रामीण और परिजनों ने शव को नदी किनारे रख करके पट्टेधारक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसको लेकर के करबी सदर से सपा विधायक अनिल प्रधान मौके पर पहुंच करके पीड़ितों की मदद करने के लिए गए थे। इस मामले को लेकर अमेठी में एक 14 वर्षीय नाबालिग दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म जैसा मामला सामने आया है। हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला रामगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पर दलित किशोरी देर शाम अपने गांव में ही दुकान पर सामान लाने गई थी और गांव के ही एक युवक ने किशोरी को बंधक बनाकर और अगवा कर पूरी रात उसके साथ दुष्कर्म जैसी जघन्य घटना का अंजाम देता रहा और सुबह उसे ला करके उसके गांव के किनारे छोड़ दिया। जब किशोरी अपने घर पहुंची और घर पहुंचने के बाद पूरी बात अपने परिजनों को बताया, तब परिजन लेकर के उसे थाने पहुंचे और थाने में उन्होंने तहरीर दिया। तहरीर मिलते ही पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और वही पूरे मामले को दर्ज कर पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर तहसील के देवीपाटन मंदिर पर है। ये मंदिर इसलिए मुख्य है क्योंकि इसके संरक्षक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये माँ पाटेश्वरी का मंदिर है। यहाँ पर माता का 22 स्कंद पट सहित गिरा था, इसलिए इस मंदिर का नाम पाटेश्वरी माता पड़ा। यहाँ पर चैत्र नवरात्रि में मेले का आयोजन होता है, राज्य स्तरीय मेले का आयोजन होता है जो 1 महीने चलता है और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर जो लोगों की श्रद्धालुओं की मान्यता है कि यहाँ पर जो भी सच्ची आस्था लेकर आता है उसकी जो भी मन्नतें होती हैं वो पूरी होती हैं। यहाँ पर आते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं, माता से अपनी इच्छा पूरी करने की विनती करते हैं। नवदुर्गा और आगामी त्योहारों को लेकर जनपद आगरा के थाना शमशाबाद में एक पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। वही पीस कमेटी की बैठक में एसीपी फतेहाबाद सौरभ सिंह और उप जिलाधिकारी फतेहाबाद जेपी पांडे उपस्थित रहे। यहाँ पर तमाम जो धर्म गुरु है और यहाँ के लोकल सामान्य गण है वह भी लोग मौजूद है। वो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से एसीपी द्वारा उनको साफ दिशा निर्देश दिए और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। नवदुर्गा और आगामी त्योहारों को लेकर जनपद आगरा के थाना शमशाबाद में एक पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। वही पीस कमेटी की बैठक में एसीपी तो उत्तर प्रदेश में 2 कद्दावर नेताओं के बीच में जुबानी जंग जबरदस्त तरीके से चल रही है। एक तरफ अखिलेश जो कहते हैं सरकार उन्हें कभी भी जेल भेज सकती है, तो दूसरी ओर सरकार की ओर से भी केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दे दिया। अखिलेश का बस चले तो उनकी हत्या करा दे। तो ऐसे में सवाल यह है कि पिछड़े समाज से आने वाले इन दोनों नेताओं के बीच लगातार चल रही इस लड़ाई के आखिर मायने क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। हमें तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, जेल में डाल देंगे हम सबको। वो तो क्या करे, नहीं तो मेरी हत्या करवा दें। किसी ने सच कहा है, डर के आगे जीत है और शायद यही वजह है कि 2024 में जीत हासिल करने के लिए यूपी का हर एक राजनीतिक दल डर की सियासत कर रहा है। किसी को जेल जाने का डर सता रहा है तो किसी को अपनी हत्या कराए जाने का। लेकिन इसी डर की सियासत के बीच अखिलेश यादव की अंग्रेजों वाली पॉलिटिक्स ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। आखिर क्यों यूपी की सियासत में भूचाल मचा है, देखिए एक खास रिपोर्ट। पुरानी फिल्म का एक बेहद ही फेमस डायलॉग है, ये आग जलती है तो जलने दो, ये हमने ही लगाई है।
लोग मरते हैं तो मरने दो, ये अपनी ही खुदाई है। अखिलेश की सियासत भी इस वक्त कुछ इसी तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव यूपी में अपने मिशन को पूरा करने के लिए डर की राजनीति करना चाहते हैं, सिंपैथी या फिर विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। अगर यकीन नहीं होता तो पहले जरा ये बयान सुन लीजिए। साथी से कह रहा था कि तुमने जो बोल दिया, जब ये पंछी को नहीं छोड़ रहे हैं, हमें तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, जेल में डाल देंगे हम सबको। अखिलेश का ये बयान आते ही यूपी की सियासत में भूचाल मच गया। दोनों तरफ से वार और पलटवार होने लगे। सपाइयों ने कह दिया यूपी में आग लग जाएगी। लेकिन क्या वाकई में अखिलेश यादव को जेल भेजने की साजिश रची जा रही है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों अखिलेश को जेल जाने का डर सता रहा है? अखिलेश यादव का यह बयान कार्यकर्ताओं को उकसाने के लिए काफी है। सपा नेता आईपी सिंह ने तो सीधे तौर पर कह दिया यूपी में आग लग जाएगी। कार्यकर्ता चूड़ी पहनकर नहीं बैठे। सवाल यह है कि क्या महज कार्यकर्ताओं के बीच सिंपैथी हासिल करने के लिए और इमोशनल वोट बैंक बनाने के लिए अखिलेश की राजनीति जायज है? कभी सपा के सहयोगी रहे और अब विरोधी हो चुके ओम प्रकाश राजभर इस पर क्या कहते हैं, जरा सुन लीजिए। प्रीमो, अखिलेश यादव जब से बंगाल की कार्यकारिणी की बैठक से आए हैं तब से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं वो एक दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद है सुभाष के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर जी। अखिलेश यादव जब से लौटे हैं, आप बता रहे हैं कि हमको गिरफ्तार कर सकते हैं, हमको जेल भेज दिया जाएगा। उसको लेकर भी बहुत सोशल मीडिया पर चलने लगा समाजवादी पार्टी में कि उत्तर प्रदेश में आग लगा दी जाएगी, ऐसा कुछ होगा। ये प्रोपोगंडा बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? किसी तरह की दबाव की पॉलिटिक्स तो नहीं की जा रही है अखिलेश यादव के द्वारा? ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक बयान है। बयान जनता से जुड़े हुए मुद्दे, नेता का बयान जब गलत दिशा की तरफ जाता है तो उसकी सोच गलत हो जाती है। जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की जरूरत है, जिसकी वकालत हर पार्टी करती है। आज प्रदेश में घरेलू बिजली के बिल माफी, उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए कर्जे अगर माफ हो रहे हैं डिफाल्टर घोषित करके, तो जो किसानों के कर्जे नहीं दे पा रहा है किसान, घरेलू बिजली का बिल जो गरीब नहीं दे पा रहा है, तो उनको डिफाल्टर घोषित करके माफ कराने की बात इनको बोलना चाहिए। अखिलेश यादव इस वक्त अंग्रेजों वाली सियासत कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल वाली। अखिलेश यादव ने मैनपुरी से बीजेपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह पर सनसनीखेज आरोप लगाया। कह दिया मैनपुरी में डिंपल को जिताने के लिए जयवीर सिंह ने सपा का साथ दिया था। लेकिन दरअसल ये कोई नई बात नहीं है। जब अखिलेश ने सरकार के अंदर ही मतभेद पैदा करने की कोशिश की, इससे पहले भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के ऊपर भी सरकार गिराने का संगीन आरोप लगा चुके हैं अखिलेश यादव। तब अखिलेश ने कहा था कि दोनों 100 विधायक तोड़कर सपा में शामिल हो जाएंगे और सपा की सरकार बनवाएंगे। दरअसल अखिलेश यादव इस वक्त बेहद ही आक्रामक सियासत कर रहे हैं, लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी ने तय कर दिया है कि अब यूपी में एग्रेसिव पॉलिटिक्स के जरिए सपा मिशन 50 यानी लोकसभा में 50 सीटें जीतने का लक्ष्य पूरा करेगी। लेकिन इसी छटपटाहट में अखिलेश यादव अनर्गल आरोपों से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड पॉलिटिक्स, यानी सियासत और जंग में सब कुछ जाएगा, फिर जनता को आग में ही क्यों न झोंकना पड़े। अखिलेश यादव के लगाए गए आरोपों पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने भी जमकर पलटवार किया। कह दिया अखिलेश फ्रस्ट्रेट हो गए। अखिलेश यादव विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। पहले जहां वो ब्रजेश पाठक जी को टारगेट कर रहे थे, फिर केशव जी को, अब वो आप पर आ गए हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला कि अगर आप इन सरकार में कुछ भी बोलेंगे तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है। उन्होंने अपने को भी कहा कि हम भी जेल जा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूं कि अखिलेश जी को 2017 से सत्ता से बेदखल होने के बाद इतनी वेदना है कि वो अब उसको झेल नहीं पा रहे, मानसिक रूप से बहुत परेशान और दिक्कत में है। 5 साल तो जैसे तैसे कट गई, लगता था कि 22 में पुनः सत्तासीन हो जाएंगे। उन्हें मान भी लिया था अपने को मुख्यमंत्री, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें बेदखल करते हुए पूरी तरह पलटन पे भेजने का काम कर दिया। अब वो खींच उतारने का काम विधानसभा सत्र के दौरान भी आपने देखा होगा। कभी वो मानी दोनों डिप्टी सीएम पे
अब तरह तरह की टिप्पणियाँ करते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ उन्हें हल्की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। भारी भरकम पार्टी के हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, क्षेत्रीय पार्टी के अध्यक्ष भी हैं वो, तो उन्हें इस तरह की हल्की बात नहीं करनी चाहिए। सम्मान्य नेता हैं। लोकतंत्र में व्यक्तिगत दुर्भावना और व्यक्ति रंजिश की बात नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में सैद्धांतिक रूप से विचारों को लेके असहमति हो सकती है, लेकिन कोई दुश्मनी टाइप में अगर इस तरह की बात करें तो मुझे लगता है कि इतने बड़े नेता को इस तरह की ओछी और छोटी हरकतें नहीं करनी चाहिए। सपा और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। अखिलेश के जेल जाने के आरोपों के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर सनसनीखेज आरोप मढ़ दिया। कह दिया अखिलेश यादव का बस चले तो उनकी हत्या करवा दी। केशव प्रसाद मौर्य हो तो वो तो क्या करे, नहीं तो मेरी हत्या करवा दें। अखिलेश यादव अब एक स्मार्ट पॉलिटिशियन बन चुके हैं। उन्हें बखूबी मालूम है कि बीजेपी को अगर हराना है तो उन्हें बीजेपी के तरह सोचना होगा, बीजेपी के तरह चलना होगा। लेकिन कई बार सत्ता पाने की छटपटाहट गुस्ताखी करवा जाती है, और जब वो गुस्ताखी सूबे में आग लगाने वाली हो तो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। इसलिए अखिलेश यादव को सियासत जरा सोच समझ के करनी होगी। कैमरा पर्सन अमित साहनी और सहयोगी एसके वाजपेयी और मनीष मिश्रा के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम मामले में टिप्पणी करने पर गुजरात की सूरत कोर्ट ने सजा सुनाई। राहुल को मानहानि के एक मामले में 2 साल जेल की सजा सुनाई गई है। हालांकि उन्हें बेल भी मिल गई है, और लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ संग्राम शुरू कर दिया है, इसे अन्याय से जोड़ दिया है। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस सजा से राहुल गांधी के मान को हानि हुई है, जिसकी वजह से कांग्रेस एग्रेसिव मोड में है। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बहुत पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला था, जो उन पर बहुत भारी पड़ गया। मतलब ये मोदी की सियासत को लपेटने के चक्कर में राहुल का सियासी करियर पर लग गया। अपने कहे शब्दों के भंवर जाल में राहुल फंस गए। राहुल ने अपने शब्दों को एक कर मोदी के खिलाफ जो अपने मान का महल बनाया था, उसे कोर्ट ने अपने एक आदेश भर से अवैध करार दे दिया, ध्वस्त करके रख दिया। 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली के दौरान कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? अब जाकर सूरत कोर्ट ने राहुल के मोदी सरनेम वाले बयान पर अपना फैसला सुनाया। राहुल दोषी हो गए। कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई तो कांग्रेस सड़क पर संग्राम करने लगी। देश भर में अन्याय का रट लगाने लगी। लेकिन बीजेपी शान के साथ कह रही है न्याय मिला है और न्याय मिला है। एक अकेले आदमी को चुप कराने में क्यों जुटे हैं? और अगर आपको लगता है कि जिसको चुप कराने की आप कोशिश कर रहे हैं वो चुप हो जाएंगे तो आप मुगालते में हैं। जिसको चुप कराने की आप कोशिश कर रहे हैं उनका नाम राहुल गांधी, और गांधी डरते नहीं है। वो सत्य की लड़ाई पूरी शिद्दत से और ताकत से लड़ेंगे। आप क्यों डरे हुए हैं ये मैं समझती हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने आप एक झटके में आपका पूरा मुखौटा बेनकाब कर दिया है। राहुल गांधी जी आपसे अडानी पर सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि अडानी के ऊपर बेनामी संपत्ति इस देश में लाने का आरोप है, आप जांच क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने भारत के लोकतंत्र का अपमान विदेशी धरती पर पहली बार नहीं किया है, हमेशा करते हैं, और उनको वोट नहीं मिलता। अभी आसाम में नॉर्थ ईस्ट में हारे, नागालैंड में हारे, मेघालय में हारे, मिजोरम में हारे, तो फिर कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। The people don't vote for you, Mr. Rahul Gandhi. Don't blame the people of India. Don't curse the democracy. कांग्रेस फिलहाल इस मुद्दे को दूर तलक ले जाने की होड़ में है। पूरा जोर लगा रही है, शोर मचा रही है कि राहुल के साथ अन्याय हुआ। लेकिन राहुल को 2 साल की जो सजा मिली, उससे क्या राहुल के मान को हानि हुई है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। वहीं बलिया पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सरकार के ठोको नीति पर ही बड़ा सवाल उठा दिया और कहा कि अपराधियों का एनकाउंटर करना ठीक नहीं है। अपराधी को सजा अदालत देगी, अपराधी जैसा होगा वैसी ही सजा अदालत की तरफ से दी जाएगी। इतना
जितना बड़ा अपराधी हो उतनी बड़ी सजा दी जाए। मतलब उन लोग का इनकाउंटर तो होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, अपराधी कोई इनकाउंटर नहीं होता, वो तो गलत है ये इनकाउंटर प्रोसेस जो कहते हैं। आज के दिन में न्यायालय बनी है सजा देने के लिए। अगर अपराधी किसी के ऊपर हमला करता तो उसके बचाव में तो कोई भी कुछ कर सकता है। इनकाउंटर उचित नहीं है। इनकाउंटर जो भी आज के दिन में भारत के संविधान और कानून के मुताबिक है वो होना चाहिए, उस पर हमारी सरकार काम करती है। मैं कहता हूँ कि जितना खतरा निश्चित रूप से नेता को खतरा रहता है, जब जहाँ जिसके खिलाफ बोलता है, जिनके खिलाफ चलता है, जिनके खिलाफ से वोट से खतरा से दूर करता है, तो निश्चित रूप से उसे खतरा रहता है। और एक छोटे से ब्रेक लें, यहाँ रुकेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।